कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहूँगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ ना भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही दोस्तों जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए तो दोस्तों, इसी संकल्प के साथ हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, एमपी ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। तो चलिए, आज हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड लेक्चर मिलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, और मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और मध्य प्रदेश का गठन जो हुआ वो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये किया गया था 1956 में। तो 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, आपको पता होना चाहिए। जो ये 7वां संविधान संशोधन है, 7वां संविधान संशोधन, इसके तहत ही हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। और मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई 7वें संविधान संशोधन से, इससे केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के 14 राज्यों का गठन किया गया था। और ये जो 14 राज्यों का गठन किया गया था, इसके लिए 1953 में 1953 में एक आयोग गठित किया गया था, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। तो फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में 14 नए राज्य बनाए गए, जिसके लिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और इसके तहत ही 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ये नाम दिया गया। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, जिसे आपको पता होना चाहिए। जो टाइगर रिपोर्ट जो आई है, उसमें मध्य प्रदेश को पुनः दोबारा टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। मध्य प्रदेश में संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा आपको टाइगर देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा डायमंड का प्रोडक्शन किया जाता है। मध्य प्रदेश के खासकर पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पर बड़ी मात्रा में डायमंड का उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को डायमंड स्टेट भी कहा जाता है, या इसे हीरा राज्य भी कहते हैं। मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां संपूर्ण भारत का सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन किया जाता है। मध्य प्रदेश का मालवा अंचल स्पेशली सोयाबीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां पाई जाती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके पास वनावरण सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर है, इसलिए मध्य प्रदेश वन स्टेट या वन राज्य के नाम से भी जाना जाता है। जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार मध्य प्रदेश की स्थापना के पहले इसका एक हिस्सा मध्य प्रदेश के पास था। मध्य प्रदेश को लघु भारत और मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आप याद रखें, इतने सारे नाम हैं जिन नामों से हमारे मध्य प्रदेश को संबोधित किया जाता है। आगे हम चलते हैं, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में आप देखेंगे, सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है, जिसका दूसरा नाम शाह बुलबुल है।
इसको दूधराज या शाह बुलबुली कहा जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वह है इंडियन पैराडाइज फ्लाई किचर। तो याद रखें, इंडियन पैराडाइज फ्लाई किचर ये हमारा राजकीय पक्षी है। और मध्य प्रदेश में शाह बुलबुल को या दूधराज को राजकीय पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया था, 1981 में दिया गया था। तो ये आप याद रखें। दूसरा है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। तो राजकीय पशु आप सभी को पता होगा बारहसिंगा है। और ये जो बारहसिंगा है, ये बारहसिंगा की जो प्रजाति है वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश में विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में, उत्तर भारत में ये बहुत बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। और खासकर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा राजकीय पशु का दर्जा बारहसिंगा को भी 1981 में दिया गया था। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है, जिसका साइंटिफिक नेम फाइकस वैन गैलेंसिस है। फाइकस वैन गैलेंसिस। और इसको भी राजकीय वृक्ष का दर्जा बरगद को 1981 में दिया गया था। नेक्स्ट हम देखें मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली है, सफेद लिली। और इसे भी राजकीय वृक्ष का दर्जा 1981 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का दर्जा महाशीर को दिया गया है। महाशीर ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है और इसे 2011 में ये दर्जा प्राप्त हुआ। इसके बाद है राजकीय खेल। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल आप सभी को पता होगा मलखंभ है। और मलखंभ को राजकीय खेल का दर्जा 2013 में दिया गया। और दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में जो मलखंभ एकेडमी है, मलखंभ एकेडमी उज्जैन में बनाई गई है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के और कुछ प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं, जिसमें है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य। और अगर आप देखेंगे राजकीय नृत्य को तो इसमें मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। राई आप याद रखें राजकीय नृत्य। इसके अलावा राजकीय नाट्य की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, राजकीय नृत्य राई है, राजकीय नाट्य माच है। उसके बाद राजकीय जो फसल है मध्य प्रदेश की वह है दोस्तों सोयाबीन। जैसा कि मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया में, और इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। स्पेशली मालवा अंचल हमारे यहाँ सोयाबीन के प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है। याद रखें भारत का भी राजकीय फल आम है, मध्य प्रदेश का भी राजकीय फल आम है। इसके अलावा राजकीय चिन्ह, यहाँ थोड़ा सा दोस्तों आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जो राजकीय चिन्ह है तो देखिए ये राजकीय चिन्ह ये बना हुआ है और ये इसका चित्र यहाँ पर बना हुआ है, लिखा है चित्र मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तो इसमें आप देखेंगे तो चित्र के केंद्र में आपको यहाँ पर अशोक स्तंभ मिलेगा। तो चित्र के केंद्र में अशोक स्तंभ की सिंह की आकृति यहाँ पर बनी हुई है। ये देखें आप, ये अशोक स्तंभ है और ये यहाँ पर ये सिंह की आकृति है। इसी केंद्र में मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ऊपर में देखेंगे आप, इसके ऊपर ये यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसके किनारे गेहूं और धान की बालियां हैं। तो ये देखें आप, ये जो अशोक स्तंभ में जो सिंह की जो आकृति है इसके पास में यहाँ पर गेहूं और धान की बालियां दी हुई हैं। और ये जो व्रत है सर्कल, इसके बाहर ये 24 स्तूप भी अंकित किए गए हैं। तो ये याद रखें अशोक स्तंभ के ऊपर 24 स्तूप, ये देखें ये जो हैं ये 24 स्तूप ये बने हुए हैं। तो दोस्तों मुझे आप लगता है आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं फिर से इसकी चर्चा कर दे रहा हूँ। ये 24 स्तूप हैं। राजकीय चिन्ह के केंद्र में अशोक स्तंभ में जिसकी सिंह की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर केंद्र में मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और उसके दोनों किनारे गेहूं और धान की बालियां हैं। और ये जो व्रत है इस सर्कल के बाहर जहां मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, इसके बाहर आपको 24 स्तूप भी देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये थे मध्य प्रदेश के कुछ प्रतीक चिन्ह। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड और भी हम बातें करते हैं। तो अगर हम मध्य प्रदेश का विस्तार देखें तो मध्य प्रदेश का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश अक्षांशी विस्तार, अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर
आड़ी खींची जाती हैं, तो आ से अक्षांश, आ से आड़ी आप याद रखें, दूसरी को आपको वैसे ही याद रखने की जरूरत नहीं होगी। तो जो रेखाएं ग्लोब पर खड़ी खींची जाती हैं उन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अगर हम मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देखें तो ये जो मध्य प्रदेश की स्थिति है और हम भारत की स्थिति को अगर हम देखें तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि ये वृत्त है, सर्कल है, और ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, ये विषुवत रेखा है। और अगर हम भारत को देखें तो जो हमारा इंडिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। तो ये विषुवत रेखा के उत्तर में है, विषुवत रेखा के उत्तर में मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और इस वजह से आप जो अक्षांशीय स्थिति देखेंगे वो उत्तर में ही देखेंगे। तो इसलिए भारत, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश तो भारत के सेंटर में है। तो देखें जो अक्षांशीय स्थिति है मध्य प्रदेश की वो है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, इसको बिल्कुल रट लीजिए आप। मध्य प्रदेश की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी अक्षांश हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जबकि हम देशांतरी स्थिति की बात करें तो देशांतर रेखाएं वे होती हैं जो ग्लोब पर खड़ी खींची जाती हैं। तो देशांतरी विस्तार देखें तो मध्य प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है, सबसे पश्चिम में जो जिला है मध्य प्रदेश का वो बुरहानपुर है। और बुरहानपुर का भी जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो 74 डिग्री 9 मिनट 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। दोस्तों मैं यहाँ पर पूर्वी देशांतर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखें ये अगर आप इसको ग्लोब मान लें तो इसके बिल्कुल मध्य से होकर के एक रेखा खींची जाती है, रेखा खींची गई है जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और ये जो ग्रीनविच रेखा है भारत इसके पूर्व में स्थित है, इसलिए भारत की जो स्थिति हुई वो पूर्वी गोलार्ध में हुई। इसलिए देशांतर रेखा के संदर्भ में मध्य प्रदेश को हम पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है वो हमने देखा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश का ये देशांतरी विस्तार है। चलिए तो दोस्तों समझ में आ गया। अक्षांशीय विस्तार में एक बार फिर से बोल देता हूँ, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबकि देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट देशांतरी विस्तार से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच मध्य प्रदेश फैला हुआ है। दोस्तों अगर हम मध्य प्रदेश के विस्तार में इसी चीज को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तर में जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो है मुरैना। तो मुरैना ये यहाँ पर स्थित है, ये है मुरैना। आपको पता होना चाहिए मुरैना एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा इधर राजस्थान से और इधर उत्तर प्रदेश से लगती है। तो मुरैना सबसे उत्तर में है। सबसे मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला अगर हम देखें तो सबसे दक्षिणी हिस्सा ये वाला है और सबसे दक्षिणी जो जिला है वो है अलीराजपुर। तो याद रखें उत्तरी जिला मुरैना, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले की बात करें तो यह है बुरहानपुर, अभी मैंने आपको बताया। और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो सिंगरौली है। तो इस तरीके से ये मध्य प्रदेश के 4 जिले हमने चारों ही दिशाओं में देखे। अगर हम मध्य प्रदेश का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार देखें तो मध्य प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इस तरीके से मध्य प्रदेश का जो पश्चिम पूर्व जो विस्तार है वो ज्यादा है। तो पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश लगभग 870 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, इस फैक्ट को। मध्य प्रदेश पश्चिम से पूर्व 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, जबकि उत्तर से दक्षिण मध्य प्रदेश की जो लंबाई है वो 605 किलोमीटर है। तो ये है 605 किलोमीटर, ये आप याद रखें, उत्तर से दक्षिण। इसका मतलब पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश की जो लंबाई है वो ज्यादा है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में सबसे पहले हम देखते हैं एरिया मध्य प्रदेश का कितना है। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 308,252 वर्ग किलोमीटर है। 308,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो फैला हुआ है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है।
तो ये फैक्ट आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। और आपको एक बात बता दूं, ये जो मध्य प्रदेश है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। तो याद रहेगा आपको। फिर से मैं एक बार यहाँ पर चर्चा कर दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश का जो टोटल क्षेत्रफल है दोस्तों, ये आप याद रखें 308,252 स्क्वायर किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है और ये भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। लेकिन अगर हम देखें मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले, जब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तो छत्तीसगढ़ से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान रखता था। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 7,26,26,809 है। 7,26,26,809 ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है, तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश पूरे भारत में 6वां स्थान रखता है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, जनसंख्या में मध्य प्रदेश 6वां स्थान रखता है। आगे चलें, अगर हम जलवायु की बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मतलब आपको यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। उष्णकटिबंध, क्योंकि हमारे यहाँ से कर्क रेखा जाती है मध्य से होकर के, और आपको पता ही होना चाहिए कि कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंध कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में टेम्परेचर अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी हमारे मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से मध्य से होकर के कर्क रेखा जाती है, और ये जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश की जलवायु को दो भागों में बांट देती है। तो सामान्यतः ये जो कर्क रेखा मध्य से होकर के यहाँ से जाएगी, तो कर्क रेखा के नीचे के क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के ऊपर के क्षेत्र को हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। उपोष्ण इसलिए क्योंकि यहाँ पर उतनी उष्णता ये वाले हिस्से में नहीं होती, इसलिए इसको हमने उपोष्ण कटिबंध कह दिया। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश की जलवायु को दो भागों में बांट देती है। तो कर्क रेखा के उत्तर वाला मध्य प्रदेश जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, नीचे वाला उष्ण कटिबंधीय। सामान्यतः मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही पाई जाती है, जहां दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से अधिकांश वर्षा होती है। पुनः हम मध्य प्रदेश की जलवायु को चार भागों में बांटते हैं और चार क्षेत्रों में बांट दिया गया मध्य प्रदेश की जलवायु को, जिसमें पहला जो जलवायु क्षेत्र है इसको हमने बोल दिया मध्य भारत का जलवायु क्षेत्र। मध्य भारत का जलवायु क्षेत्र भाई ये वाला है, ये देखें, ये उत्तर वाला है। यहाँ पर जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी ये जो जिले हैं ये मध्य भारत का जलवायु क्षेत्र आ जाएगा। इसमें बुंदेलखंड रीजन भी शामिल किया जाता है और रीवा पन्ना का पठार भी इसमें शामिल होता है। यहाँ पर सामान्यतः विषम जलवायु देखने को मिलेगी, लिखा हुआ है विषम जलवायु। विषम जलवायु क्या होती है? ऐसे क्षेत्र जहां पर शीत ऋतु में खूब ठंड, काफी ज्यादा ठंड, और जो ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्मी पड़ती हो, ऐसी जलवायु को हम विषम जलवायु कहते हैं। और यहाँ ऐसा क्यों होता है, विषम जलवायु क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये क्षेत्र समुद्र तट से काफी दूरी पर है। तो जो क्षेत्र समुद्र तट से जितने ज्यादा दूरी पर होगा, वहां समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं पड़ पाता, वहां पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में आपको विषम जलवायु देखने को मिलेगी। दूसरा जलवायु क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं मालवा का जलवायु प्रदेश, जहां पर आपको सम जलवायु देखने को मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा मालवा का क्षेत्र है, चूंकि ये अरब सागर से काफी निकट है, काफी पास है, इस वजह से यहाँ पर समुद्र का समकारी प्रभाव होता है। इसलिए यहाँ गर्मी में ना तो खूब अधिक गर्मी और न ठंड में ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए यहाँ ठंड में आपको साधारण ठंड देखने को मिलेगी। तीसरा क्षेत्र है विंध्याचल का जलवायु क्षेत्र। तो ये पूरा का पूरा जो है विंध्याचल का क्षेत्र है। ये विंध्याचल जलवायु वाला क्षेत्र है जहाँ पर विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। यहाँ पर गर्मी में साधारण गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में आपको अधिक ठंड देखने को मिलेगी। और चौथा जलवायु प्रदेश है नर्मदा घाटी जलवायु क्षेत्र, जहाँ पर गर्मी में काफी अधिक गर्मी, तो ये जो नर्मदा नदी है यहाँ से निकलती है और नर्मदा नदी जहाँ से होकर के पूरा बहती है यहाँ तक खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ये पूरी की पूरी नर्मदा नदी घाटी जो क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मी में आपको खूब अधिक गर्मी देखने को पड़ेगी, जबकि जो ठंड होती है वो साधारण होगी। तो दोस्तों इस तरीके से मध्य प्रदेश की जलवायु को चार भागों में बांटा गया है। अलग से मैं मध्य प्रदेश की जलवायु के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से जलवायु को मैं बताऊंगा, तो जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं
और अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। हमारे यहाँ की अधिकांश जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी हुई है और इसलिए मध्य प्रदेश की 72% जो पॉपुलेशन है वो आज भी कृषि कार्य कर रही है। इसका मतलब ये है कि बाकी की जो जनसंख्या है वो उद्योग और जो सर्विस सेक्टर उससे जुड़ी हुई है। तो आज भी मध्य प्रदेश की 2/3 से ज़्यादा, आप यह बोल सकते हैं लगभग 3/4 जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य कर रही है। मतलब मध्य प्रदेश की आजीविका के लिए लोग कृषि पर डिपेंड है। दूसरा फैक्ट है, वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्य 230 हैं। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 230 है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले की बात करें, मतलब जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था, उस समय मध्य प्रदेश में कुल विधायकों की संख्या या विधानसभा सदस्यों की संख्या 320 थी। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, विधानसभा में जो 230 जो सीटें हैं, 230 में से जो 47 सदस्य हैं वो एसटी होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व रखी जाती हैं सीटें। इसमें से जो 35 सदस्य होते हैं वो एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित होती हैं। इस प्रकार 47 प्लस 35 टोटल ये हो गई 82 सीटें ये विधानसभा में रिजर्व होती हैं। तो याद रहेगा आपको, 230 में से 82 सीटें एससी और एसटी वर्ग के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा, क्या महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व नहीं रखी जाती 230 में से? तो आपको पता होना चाहिए, ना तो लोकसभा में और ना ही विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन पद को समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन एक पद होता था, इसलिए आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में विधायकों की संख्या लिखी जाती थी 230 प्लस 1। तो जो प्लस 1 था, मतलब राज्यपाल सभी राज्यों की विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करते थे। तो ये व्यवस्था को 134 संविधान संशोधन द्वारा 2019 में हटा दिया गया है। इसी तरीके से लोकसभा में जो राष्ट्रपति हैं वो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया करते थे, इसे भी इस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो याद रखें, अब एंग्लो इंडियन की व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्य संख्या अगर हम देखें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखें एमपी, तो इनकी जो टोटल संख्या है वो 29 है। लेकिन 29 जो सदस्य हैं ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 52 जिले हैं। 52 जिले में से 29 लोकसभा के सदस्य होते हैं। हर जिले से एक सदस्य नहीं होता, बल्कि कुछ जिलों को मिलाकर के एक लोकसभा सीट बनाई गई है। जैसे आप देखेंगे हरदा होशंगाबाद को मिलाकर के एक लोकसभा सीट बना दी गई। उसी तरीके से बालाघाट सिवनी को मिलाकर के एक लोकसभा सीट बना दी गई है। इसी तरीके से बहुत सारे 2 जिलों को मिलाकर के एक लोकसभा सीट बनाई गई है। इसलिए हमारे यहाँ लोकसभा सदस्यों की संख्या जिलों से कम है और वो है 29। 29 लोकसभा सदस्यों में से 6 सीटें एसटी के लिए रिजर्व होती हैं, जबकि 4 सीटें एससी के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिजर्व रखी गई हैं। मतलब 29 में से 10 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले, मध्य प्रदेश का विभाजन सन 2000 में हुआ था, तो 2000 से पहले लोकसभा सीटें 40 थी, 40 थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जबकि अगर हम राज्यसभा की बात करें, स्टेट काउंसिल की बात करें, तो यहाँ हमारे मध्य प्रदेश से 11 सदस्य चुन करके जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं, जो विभाजन से पहले 16 थी। तो ये फैक्ट याद रखें। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सदस्य हैं, विभाजन से पहले 40 थे। राज्यसभा में अभी वर्तमान में 11 सीटें हैं, जो विभाजन से पहले 16 थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें, अच्छा एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में संसद के लिए कुल कितनी सीटें रखी गई हैं? तो संसद में दोनों सदन आ जाते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। तो ये 29 सीटें और ये 11 सीटें, दोनों सीटें ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा पुनः 40। तो 40 सीटें मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में संसद के लिए रखी गई हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना। दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही हो गई थी। तो याद रखें, 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय वर्तमान में जबलपुर में है, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, 1936 से लेकर के 1956 तक
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नागपुर हुआ करता था। इसका मतलब नागपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना 1936 में की गई। तो नागपुर उच्च न्यायालय की अधिकारिता में ही हमारा मध्य प्रदेश रहा। मतलब मध्य प्रदेश के मामले जो थे वो नागपुर उच्च न्यायालय में सुने जाते थे 1936 से लेकर के 1956 तक। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ हैं और ये दोनों जो खंडपीठ हैं ये 1968 में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1968 में इंदौर और ग्वालियर को बनाया गया है। और दोस्तों एक फैक्ट आपको और बता दूं, मध्य प्रदेश की तीसरी खंडपीठ भोपाल प्रस्तावित है, या हो सकता है भविष्य में भोपाल को मध्य प्रदेश की तीसरी खंडपीठ बना दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भवन के वास्तुकार हेनरी इरविन थे। हेनरी इरविन को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भवन, तो इस फैक्ट को याद रखना, मैं भवन की बात कर रहा हूं। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भवन के जो आर्किटेक्ट थे वो हेनरी इरविन थे, जिनका संबंध आयरलैंड से था। आयरिश ये निवासी थे। और अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हेनरी इरविन की डेथ कहाँ हुई थी, तो याद रखना दोस्तों ऊटी में हुई थी। ऊटी दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है जो वर्तमान में तमिलनाडु में है, तो याद रहेगा। और एक फैक्ट आपको मैं और बता दूं, वो ये कि हमारे यहाँ जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ एकल न्यायिक व्यवस्था पाई जाती है। मतलब हाई कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो अंतिम तथ्य है वो ये है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो याद रखें, वर्तमान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या 53 है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो दोस्तों ये गणपूर्ति का नियम उच्च न्यायालय में लागू नहीं होता है, कोरम का नियम उच्च न्यायालय में लागू नहीं होता है। इसलिए आप याद रखिएगा, ये न्यायाधीशों की संख्या बढ़ भी सकती है। वर्कलोड बढ़ जाता है तो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, वर्कलोड कम हो जाता है तो न्यायाधीशों की संख्या कम भी कर दी जाती है। तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 53 है। ये फैक्ट आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो लगभग 62 वर्ष की उम्र तक ही होता है। मतलब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति 62 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको आज का हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में आज इतना ही। मिलते हैं मध्य प्रदेश की सीरीज में फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।